Hi students, I welcome you all to the part 2 of our video series based on the Coulomb's law, that is the unit from the electrostatic. अगर आपने वो यूनिट नहीं देखी है, that is the part 1 of this series, तो I suggest कि आप जाइए part 1 को check the description and go into the part 1 of this series and see the introduction to this topic. वहाँ हमने introduction electrostatics में deal किया था. So in this series we will be discussing, इस series में हम we will be discussing about the formulation कि किस तरह से Coulomb's law का formulation होता है, what are the meanings, क्या meanings निकलती हैं and all about this thing. Okay, listening. Quick revision for the previously we have discussed quantization of charge. Quantization पढ़ा था हमने वहाँ पे कि क्या होता है, charges पढ़ा था. चार्ज क्या होती है, मैटर की प्रॉपर्टी, और चार्ज एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है. इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. ये रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है. और इसी फोर्स के लिए फॉर्मूला जो दिया था वो चार्ल्स डी कूलम्ब ने प्रोवाइड किया था, उसी को हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ. उस फॉर्मूले को हम आज यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. आपकी स्क्रीन पे, ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ. It suggests two stationary point charges repel or attract each other with a force which is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the square of distance between them. This force is along the line joining the two charges. Okay, let's begin with our discussion. It says, first thing it says point charges. The charges Q1, Q2 are that let these charges be positive. हम चार्ज को पॉजिटिव सरफेस और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है. तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे फोर्स लगाएगा. ये टोटल फोर्स है F. लेट दिस फोर्स बी F. एक दूसरे की वजह से म्यूचुअल फोर्स है, लेट इट बी F. ओके. पॉइंट चार्ज कहता है, पॉइंट चार्ज का मतलब है सेपरेशन जो है इन दोनों का वो चार्ज के साइज से कहीं ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए स्टार्स क्या हो जाते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट. आप भी जानते हैं कि स्टार पॉइंट नहीं है, दे आर बिगर देन द सन, बट डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि दे विद कंपैरिजन टू डिस्टेंस उनका साइज पॉइंट हो जाता है. तो यहाँ भी जब डिस्टेंस ज्यादा हो, टू मच हो कंपेयर टू द साइज ऑफ द चार्ज, दे कुड बी कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज. यहाँ पॉइंट चार्ज से ये मीनिंग है. सो Q1 Q2 दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज है. पॉजिटिव है तो रिपल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपल करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों होता है. तो फोर्स कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ये स्क्वायर जो है डिस्टेंस का कई तरह से एक्सप्लेन होता है, इस समय मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. Q1 की वजह से Q2 पे तो R इज देयर, Q2 की वजह से Q1 पे तो R इज देयर, तो 2 टाइम्स आ गया तो R स्क्वायर. कंबाइन कर देंगे, F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. इक्वालिटी में जब बदलते हैं प्रोपोर्शनलिटी से तो कांस्टेंट आता है, दिस कांस्टेंट इज K. ये जो K है ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है आगे चल के, इसी पॉइंट में मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ. ये K कहलाता है आपका कूलम्ब्स कांस्टेंट. किसी बुक में आपको C मिलेगा, किसी बुक में आपको K मिलेगा. न्यूटन फिजिक्स में ये K है तो आई एम टेकिंग K. यू कैन चेक द PDF इन द डिस्क्रिप्शन अटैच्ड फॉर दिस डिस्क्रिप्शन. K हो गया. K की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो मिलती है, हमें मिलती है K की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलती है K 9.0 इक्वल्स टू 10 टू पावर 9. अब यूनिट भी आएगी. K को अगर यूनिट में देखना चाहें तो K क्या हो जाएगा आपका, K विल बी फोर्स इनटू वन थिंग आई हैव स्किप्ड, स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे, F स्क्वायर Q1 और Q2. ओके. सो यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. पिछली क्लास में मैंने पिछले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन भी किया था. सो दिस विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ K इज दिस मच. तो यू कैन राइट द फॉर्मूला इज ऑल्सो एज K की जगह पे आप लिख देंगे 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 R स्क्वायर. अगर Q1 Q2 1 कूलम्ब ले लेते हैं, डिस्टेंस 1 मीटर ले लेते हैं, तो फोर्स हो जाता है हमारा 9.0 इंटू 10 टू पावर 9. ओके, दिस विल बिकम न्यूटन. इतना फोर्स आपका आएगा. ठीक है.
तो हम क्या कह सकते हैं, इस बेस पे कूलम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 कूलम वो चार्ज है जो एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे हो, तो फोर्स उनके बीच में कितना आएगा? 9 × 10⁹ न्यूटन। और 1 कूलम कहीं ज्यादा बड़ा चार्ज होता है, इसलिए हम माइक्रो कूलम्स में डील करते हैं। तो इस पॉइंट पे आपको फोर्स की डेफिनेशन मिल गई। व्हाट विल बी 1 कूलम चार्ज इज सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस, तो द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन देम इज 9 × 10⁹ न्यूटन। ये तो रहा एक्सप्लेनेशन फोर्स का, ठीक है। इस पॉइंट पे अब आगे चलते हैं। कन्वीनियंस की वजह से, फॉर द पार्ट ऑफ कन्वीनियंस, और अभी हम आगे समझाएंगे भी कि कन्वीनियंस के साथ साथ उसकी और मीनिंग भी क्या है। k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम वैक्यूम और फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, कन्वीनियंस की वजह से। दिस 9 इसकी वैल्यू सेम आएगी, तो हम लिख सकते हैं 9 × 0 × 10⁹ दिस थिंग इज कन्वीनियंस की वजह से, फॉर द कन्वीनियंस। ओके, व्हाई वी राइट दिस थिंग? क्योंकि मीडियम भी रोल प्ले करता है दो चार्जेस के बीच में फोर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। ये जो फोर्स है सिर्फ चार्ज की वैल्यू भी, ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द फोर्स, मतलब चार्ज जितने बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा फोर्स बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस के इनवर्स मींस डिस्टेंस जितना कम होता जाएगा फोर्स उतना बढ़ता जाएगा। सिर्फ इनके पे नहीं, एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करता है। एप्सिलॉन पे अगर डिपेंडेबिलिटी आप देखना चाहोगे तो लेट मी राइट दिस फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ F is equals to 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। अब यहां से अगर आप देखोगे F is inversely proportional to एप्सिलॉन नॉट। एक और प्रोपोर्शनैलिटी मिल गई। ओके, बिफोर हम इसको डिस्कस करें, इसमें डिस्कशन से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप अटैचमेंट में जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इस वक्त, आप देख सकते हैं कि यू शुड सी डायमेंशंस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन में डायमेंशन ऑफ k को आप चेक कर लीजिए, जो कि डायमेंशन आ रहा है आपका m l⁻3 t⁻⁻4 a⁻⁻2। ये डायमेंशंस हो गए आपके k के। इसी तरह एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप देखेंगे स्क्रीन पे, उसको कैलकुलेट किया है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ रही है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है m-1 l-3 t⁴ a⁻2। ये रहे आपके MK सिस्टम और SI सिस्टम में एप्सिलॉन नॉट और K यानी कूलम्स कांस्टेंट। मैं बार बार कह रहा हूँ K कूलम्स कांस्टेंट है, ये कंफ्यूजन करें, क्योंकि एक और कांस्टेंट है जो K से लिखा जाता है, वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे जब इस फॉर्मूले में K लिखा है, ये आपका कूलम्स कांस्टेंट है। ये K कूलम्स कांस्टेंट की पूरी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। Okay, come back to our topic of discussion. यहां तक आपको समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है व्हाट इज दिस एप्सिलॉन। दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। Permittivity of free space. Permittivity, as the name suggests, permission से कुछ relation है। On your screen you can check. I'll give some definition of permittivity of free space, और इसको आगे आने वाले chapters में और explain, क्योंकि हर chapter में इसका explanation meaning same है but explanation अलग है। पहला explanation है in electromagnetism it is the measure of resistance that is encountered when forming an electric field in a particular medium. मीन्स ये एक तरह का रेजिस्टेंस है किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। जब उसको किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होती है तो मीडियम उस फील्ड को कितना रोकने की कोशिश करता है, ये उसका मेजरमेंट है। ठीक है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दूसरा एक्सप्लेनेशन है इफ यू हैव अ कंडक्टर इन अ वैक्यूम द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट टेल्स यू दैट रेशियो ऑफ द चार्ज दैट इज परमिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन द वैक्यूम। ये कैपेसिटर के चैप्टर से रिलेटेड है। और थर्ड जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जो इस समय सबसे सिंपल है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन लिखना चाहिए। इट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम which determines the extent of storage of electrical energy under the influence of electric field. डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइए,
मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, आई ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट। नाउ कम बैक टू द टॉपिक। अब कुछ टाइम एक्सपेंड करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझने के लिए। ये दो चार्जेस हैं, कुछ देख लिए, मान लीजिए ये वाला चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, ये चार्ज नेगेटिव है, Q1 Q2 दो चार्ज रखे हैं और वो चार्ज जो है नेगेटिव है। इसको आप Q मान लेते हैं और इसको हम Q2 की जगह कर देते हैं Q0। Q0 से मेरा मतलब है ये चार्ज बहुत छोटा है कि अपनी खुद की फील्ड ज्यादा नहीं मैनिपुलेट करता। ये हो गया सोर्स, वो हो गया आपका टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज, ठीक है। दोनों के एक दूसरे में फिजिकल कांटेक्ट है नहीं है, तो ये कैसा केस है, ये है नॉन कांटेक्ट फोर्स का केस। नॉन कांटेक्ट फोर्स के केस में ऑलवेज देयर इज समथिंग विच इज कनेक्टिंग द टू एंटिटीज, और उस चीज को जो दोनों को कनेक्ट करती है, जैसे इस केस में चार्ज Q1 और Q2 या Q1 और Q0 को कनेक्ट कर रही है, उस चीज का नाम है फील्ड। सो बेसिकली हो क्या रहा है, ये Q1 या कह लेते हैं Q अपनी एक फील्ड, एक एरिया बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और उस फील्ड को Q0 जो है एक्सपीरियंस कर रहा है। और ये फील्ड कैसी है, फोर्स के थ्रू पता चलती है कि हाँ फोर्स लग रहा है तो फील्ड है, इसीलिए उस फील्ड को फोर्स फील्ड भी कहते हैं। हम इस फील्ड को कैसे देखते हैं, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसी समय पे इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है, और एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक। तो ये रहा आपका चार्ज Q0 जिस पे आपकी फोर्स पॉजिटिव से शुरू हो रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है। इन इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस को आप रबर बैंड की तरह इमेजिन करो, रबर बैंड जैसे होता है, दे आर अटैचिंग। तो जितना ज्यादा रबर बैंड की तरह ये खींचती भी है, लाइंस ऑफ फोर्सेस रिपेल ईच अदर आल्सो एंड स्ट्रेच एंड कंप्रेस। इनमें इलास्टिसिटी टाइप का, इलास्टिसिटी गलत वर्ड हो जाएगा यहाँ कहने के लिए, बट इसका नेचर अपने माइंड में आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस है। किसी तरह से इसमें से हम इस समय जो फोर्स है ये क्या कर रहा है, लाइंस भेज रहा है, कैप्चर कर रहा है और उसको अपनी तरफ खींच रहा है, इस तरह से समझ लीजिए। इसने अपनी लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाई, फील्ड बनी, वो फील्ड जाकर के दूसरे फोर्स चार्ज को भी खींच रही, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल इफेक्ट। इसमें से हम दो लाइन हटा देते हैं, ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज। भाई आपके 4 रबर बैंड है, इसमें से 2 आप हटा लीजिए, फोर्स डिक्रीज हो गया, एक और हटा लीजिए, फोर्स और कम हो गया, एक और हटा लीजिए, फोर्स और कम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका फोर्स कम हो गया। आप 2 लाइन और हटा लीजिए। ये लाइन हट कैसे रही है, इस चार्ज को उठा के, अभी जब तक वैक्यूम में था पूरी 7 थी, उठा करके हमने वाटर के अंदर रख दिया दोनों चार्जेस, यानी मीडियम बदल गया, तो वाटर ने क्या किया, 3 लाइन गायब कर दी, तो फोर्स कम हो गया अपने आप। अब आपने उठा करके इसको ग्लिसरीन में सबमर्ज कर दिया, ग्लिसरीन ने 1 लाइन और गायब कर दी, फोर्स और रिड्यूस हो गया। यानी फोर्स जो है कूलम्ब्स का, चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है, सेपरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक, लेकिन एक और चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो है मीडियम की प्रॉपर्टी। क्या है वो मीडियम की, मीडियम लाइंस ऑफ फोर्सेस को या इलेक्ट्रिक फील्ड को किस हद तक मैनिपुलेट कर सकता है, और इस मैनिपुलेशन का असर डायरेक्टली किस पे पड़ेगा, फोर्स पे पड़ेगा। अब नाम है इसका परमिशन, तो दिमाग कहता है कि, माइंड कहता है कि कितनी लाइंस को परमिशन है जाने की, परमिशन गिवन टू, नो ये नहीं है, मीडियम कितनी परमिशन देता है अपने आप को कि वो लाइंस को ब्लॉक करे, ये जाने की परमिशन नहीं है, ब्लॉक करने की परमिशन है। अब कंपेयर करते हैं एफ, अगर ये परमिशन जाने की होती तो ग्रेटर द परमिशन ग्रेटर विल बी द फोर्स, तो ये एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में आना चाहिए कि मीडियम 10 लाइन यानी फ्री स्पेस 10 लाइन कहता है, वाटर जो 5 लाइन कहता है, तो ऑब्वियस सी बात है एप्सिलॉन नॉट ज्यादा है, उसका तो आना चाहिए न्यूमरेटर में, बट यहाँ अपोजिट है, तो एप्सिलॉन आप इस तरह से होना चाहिए। अगर एक मीडियम एप्सिलॉन की वैल्यू नंबर्स में बढ़ती है तो मतलब मीडियम, वो मीडियम लाइंस को ज्यादा ब्लॉक कर रहा है। इफ एप्सिलॉन गोज अप फॉर एनी मीडियम, दैट मींस दैट मीडियम इज ब्लॉकिंग मोर एंड मोर लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो जब ज्यादा लाइन ब्लॉक हो जाएंगी तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, तो फोर्स विल रिड्यूस। ये रिलेशन कैसा दिख रहा है आपको,
इनवर्स रिलेशन है, दैट इज व्हाई एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन। अगर कोई मीडियम नहीं है तो एप्सिलॉन जीरो, और हम अभी किसका डिस्कशन कर रहे थे, वैक्यूम या फ्री स्पेस का। अगर मीडियम है तो उसके लिए लिखा जाता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कहलाता है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट कहलाता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इन दोनों को रिलेट कैसे करते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को रिलेट करता है के, इसीलिए मैं के के लिए इतना ज्यादा एम्फेसिस कह रहा था। यहाँ जो के है वो ये वाले के से फर्क है, ये के कूलम्स कांस्टेंट है, ये के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या दूसरा नाम रिलेटिव परमिटिविटी, सेकेंड नेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, सो अगर हम वैक्यूम की बात नहीं करते हैं तो जनरल फॉर्म में कूलम्स लॉ लिखा जाएगा, जनरल फॉर्म में एज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नो नॉट, अगर नॉट लिखना है तो आप लिखेंगे K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। K क्या है, उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हो गया आपका कूलम्स लॉ पूरा नॉन वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, नॉन वेक्टर फॉर्म में। फोर्स बता रहा है ना कूलम्स लॉ, और फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है। स्टेटमेंट पे की तरफ फिर से जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त है आप रीड कर सकते हैं, उसमें लास्ट में लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स is along the line joining the two charges, ठीक है। Now see over here, Q1 Q2 इनको लाइन ज्वाइन कर रही है आपकी R, तो ये जो फोर्स इनके बीच में उसका डायरेक्शन क्या है, इस लाइन के अलोंग, ये पॉजिटिव है तो रिपल करेगा, तो ये रहा फोर्स F, इस डायरेक्शन में फोर्स F, यानी Q1 will try to drift away। अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते तो फोर्स का डायरेक्शन इसी लाइन के अलोंग एक दूसरे की तरफ हो जाता। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कूलम्स लॉ। नेक्स्ट वी विल सी द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। ओके, द वेक्टर फॉर्म, द इमेज इज ऑन योर स्क्रीन। आई सजेस्ट यू टू रीड द explanation for the vector form of the Coulomb's law. As you can see on the screen, that is on figure 2, everything discussion wise will be same। अब हम क्या करेंगे, हम इसको खाली वेक्टर में लिखना चाह रहे हैं, तो फिगर 2 में आपको डायरेक्ट पूरा डायग्राम वाइज दिख रहा है, और आपको यूनिट वेक्टर और वेक्टर का एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। जब किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा हो तो वो यूनिट वेक्टर है, एरो लगी हो तो वो कंप्लीट वेक्टर है, और कुछ ना हो तो वो मैग्नीट्यूड है, या मॉड में लिखा हो तो भी मैग्नीट्यूड है। इस तरह से हम वेक्टर को लिखते हैं। तो किसी वेक्टर के अगर माइनस लिख दिया है तो वो ओरिजिनल वेक्टर का रिवर्स है, 180 डिग्री फ्लिप होता है। ये क्लास 11 से आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ओके। नाउ कम बैक टू द main topic, that is I am suggesting page 7 and page 8 of this are vector series. We want to express this entire Coulomb's law in the vector form. वेक्टर क्या होता है आपका, लाइन विथ लेंथ, लेंथ शो करती है आपकी मैग्नीट्यूड, और एरो शो करता है आपका डायरेक्शन। सो Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। अब यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट तो है नहीं, ओरिजिन, तो हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक पोजीशन बताना चाहेंगे।
तो 2 की पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में कहलाएगी r। डिस्टेंस कितना है r, मैग्नीट्यूड तो आपको पता है r है, तो पोजीशन ऑफ 2 क्या लिखेंगे r21, r21। दिस इज व्हाट, पहला लेटर बताता है किसके बारे में बात हो रही है, दूसरा लेटर बताता है किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो पोजीशन ऑफ r2 दैट इज चार्ज q2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज r21। इसी तरह 1 की बात करेंगे तो लिखेंगे r12, ये हो गया पोजीशन वेक्टर एक दूसरे के रिस्पेक्ट। पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज r21, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू इट इज r12। अगर हम कहेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 तो लिखेंगे हम यहाँ पे फोर्स टू 1, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 तो हम लिखेंगे यहाँ पे फोर्स 1 2, F12। ओके, दिस इज क्लियर। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 रिपल्सिव होगा, अलोंग द लाइन होगा, तो ये होगा डायरेक्शन, तो इसको क्या लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और इस पे लगने वाला फोर्स 1 पे 2 की वजह से रिपल्सिव है तो अवे अलोंग द लाइन, तो ये हो गया आपका F on 1 ड्यू टू 2। क्लियर, दिस इज द नोटेशन ऑफ राइटिंग वेक्टर्स। ओके, सो वी विल फाइंड इट इन स्टेप्स। सो फोर्स पहले हम ले रहे हैं, आपका पहला टॉपिक आपका ले रहे हैं F12 दैट इज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू 2, तो लिखेंगे F on 1 ड्यू टू 2 वेक्टर। बाकी चीजें सेम नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैक्यूम का केस है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देख सकते हैं, अब इतना पार्ट तो देखिए सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अगर इससे ये हटा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें वेक्टर चाहिए, तो ये डायरेक्शन चाहिए। इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर आपका दिख रहा है, इस डायरेक्शन में कौन सा है, दिस इज दिस वेक्टर ना, दिस इज व्हाट r12, तो हम यहां लिख देंगे r12। अगर हम पूरा वेक्टर, अभी भी ये मैग्नीट्यूड लिखा है, तो हम चाहते हैं ये मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़े, सिर्फ एक डायरेक्शन ऐड हो जाए, तो हम लगाते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन देता है, मैग्नीट्यूड को मैनिपुलेट नहीं करता है। गॉट इट, तो ये हो गया आपका कूलम्ब-स्टोइन वेक्टर फॉर्म। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। क्योंकि यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है, प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रिवीजन अगर हम करा दें तो से R12 होल वेक्टर, ये होल वेक्टर हो गया R12 मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई R12 कैप। वेक्टर ऐसी तो होता है ना, पहले भी हम लोग करते थे लास्ट क्लास 11th में। तो R कैप की वैल्यू क्या हो गई, दिस इंप्लाइज दैट R कैप की वैल्यू हो जाएगी आपकी R12 होल वेक्टर डिवाइडेड बाई R12। यहां पे भी R क्या आएगा R12, ओके, R12 स्क्वायर। दिस पॉइंट इज क्लियर। तो अगर हम कैप की जगह पूरा वेक्टर लिखते हैं या ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगी R12 होल वेक्टर और नीचे आ जाएगा आपका R12। सो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 Q, और यहाँ पे हो गया R12 वेक्टर। दिस इज द कूलम्ब-स्टोइन वेक्टर फॉर्म। ये हमने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिखा है। आप इसको, मैं सजेस्ट करूंगा पॉज करके वीडियो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखिए, आप पूरा प्रोसेस लिखिए। तो आप इस बार क्या लिखने वाले हैं, F21, दिस इज द थिंग। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरी लिख देंगे, Q1 Q2, और इस बार R क्या आ जाएगा, 2 ड्यू टू 1, तो R21 फोर्स 1 स्क्वायर। और वेक्टर चाहिए, ये डायरेक्शन फोर्स का क्या है, इन दिस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन क्या है आपका R21, 2 ड्यू टू 1, तो R21 क्या है। मेमोराइज करना चाहते हो तो जो सफिक्स यहाँ है वो सफिक्स यहाँ होना चाहिए सेम, और वही सफिक्स यहाँ भी होना चाहिए। अगर आपको चेक करना है कि आपसे कुछ गलती नहीं होगी, एवरीथिंग विल बी सेम। ये A नहीं है, ये क्या है, ओके।
This is clear? I hope it is clear. So we can say, since position vector r21 is minus of r12, so f21 is minus of f12, that is these two forces are opposite to each other. और दिख भी रहा है हमें इक्वेशन में. तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. At this point we have covered the Coulomb's law in normal form. In vector form, permittivity of free space I have explained. I suggest you see this video, study that books, that PDF, and complete. At this time you are able to apply some, you are able to solve some numericals. Go and see the solved examples also, some numericals also. Now principle of superposition, we will discuss it in the next classes. Thank you all of you, and we will meet in the next, that is the part 3 of this video series.